Hello friends, I am Fronica ma'am. Today I am going to discuss class 9th chapter number 1 French Revolution. This is your history chapter. Now I am taking French Revolution part 3. अगर आपको इससे पहले के मेरे पार्ट देखने हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप वहाँ से जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखेंगे आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि फ्रांस अबॉलिश मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस में जो था मोनार्ची सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था और अब उसे एक रिपब्लिक बना दिया गया था। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपको पार्ट 2 में भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। ओके, तो क्लास इसमें लिखा हुआ है, लुइस 16 साइन द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो एंटर इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया। आपको पता है एक असेंबली बनी थी, स्टेट जनरल ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। बहुत सालों बाद वहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशन आया था और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई थी कि अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक्टिव सिटीज़न और पैसिव सिटीजन्स की बात थी, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अब लुइस 16 को डर लगने लगा था। क्यों? क्योंकि उसको ये बात पता चल गई थी कि ये जो नेशनल असेंबली है, अब मेरा यहाँ काम नहीं चल पाएगा, मुझे इन लोगों की बातें मान के चलनी पड़ेंगी। तो उन्होंने लुइस 16 ने एक सीक्रेट नेगोशिएशन किया। किसके साथ नेगोशिएशन? मतलब राजा, किस कंट्री के राजा? किंग ऑफ प्रूशिया। ये इनके ना फ्रांस के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज थी। रूरल्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज वर वरिड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स। जो नेबरिंग कंट्रीज थी, दो नेबरिंग कंट्रीज थी, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। और आपको ऑस्ट्रिया के बारे में तो पता ही है, क्योंकि जो राजा थे लुइस 16, उनकी शादी जो हुई थी वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से ही उनकी शादी हुई थी। तो उन्होंने उनसे बात करी और उन्होंने फ्रांस में आसपास की जितनी नेबरिंग कंट्रीज थी उन्हें भी पता था कि फ्रांस के लोग क्या कर रहे हैं, मोनार्ची को हटा के अपने देश को उन्होंने रिपब्लिक बना लिया है। तो अब वो लुइस 16 के साथ मिलकर वो क्या करते थे, ट्रूप्स मतलब अपने सैनिक भेजते थे फ्रांस के अंदर और उन पर जानबूझ के अत्याचार करवाते थे, उन्हें मरवाने की कोशिश करते थे उन लोगों को। बिफोर दिस कुड हैपन, देखिए एक मिनट, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया इन 1792। जब ये बात नेशनल असेंबली के लोगों को पता चली तो उन्होंने क्या कर दिया, हम प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ वॉर करेंगे। और ये वॉर कब हुआ? 1792। मतलब फ्रांस के लोग अपने राजा के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि लुइस 16 इन दो नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिल गया था और वो उस नेशनल असेंबली जो वहाँ के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने जो नेशनल असेंबली बनाई थी, उससे अब उसे डर लगने लग गया था कि मेरी मोनार्चिकल पावर मेरे हाथ से छिनने वाली है। तो ये दो नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिलकर वो फ्रांस के लोगों को या वहाँ की डेवलपमेंट को ख़त्म करना चाहता था। अब देखिए आगे क्या हुआ। थाउजेंड ऑफ वॉलेंटियर्स ज्वाइन द आर्मी। हजारों वॉलेंटियर्स ने उस आर्मी में भाग लिया। और मैं आपको बता दूं, ये आर्मी के अंदर जो भाग लेने वाले लोग थे, ये ज़्यादातर थर्ड एस्टेट के पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे। याद रखिएगा कौन थे ये लोग? थर्ड एस्टेट्स के पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब आर्टिशन, फैक्ट्री वर्कर्स, लेबरर्स, पीजेंट्स, जो पॉटर मेकर,
ये सब ये वो लोग थे जिन्होंने इस आर्मी को ज्वाइन किया था। दे सॉ दिस एज अ वॉर अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द मोनार्च। वो क्या कहना चाहते थे? दिस वॉज अ वॉर अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द मोनार्च। उनका मेन टारगेट था कि ये उन्होंने युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? उस राजा के खिलाफ जो अपना मोनार्च सिस्टम, अपने आप का राजा का सिस्टम, वो उस राजा के अगेंस्ट उन्होंने ये युद्ध किया था। किसने किया था? थर्ड एस्टेट के नॉट रिचर सेक्शन। ये थर्ड एस्टेट के वो लोग थे जो नेशनल असेंबली के मेंबर नहीं थे। ये वो लोग थे जो टैक्स पे नहीं करते थे। आई बात समझ में? और इन्हें नेशनल असेंबली का मेंबर बनने का भी अधिकार नहीं था। दे ऑल आर पैसिव सिटीजन, नॉट एक्टिव सिटीजन। क्लियर हुआ अब आपको? अब आगे देखिए स्टोरी में क्या हुआ। He composed one of the patriotic song। जब भी ये आर्मी में जाके मार्चिंग करते थे ना, तो ये एक सॉन्ग गाते थे। He composed one of the patriotic song, the Marseillaise। उस सॉन्ग का नाम क्या था? Marseillaise। It was first sung by the volunteers from Marseille when they marched into Paris। जब ये वॉलंटियर्स जो थे ना, कौन थे ये वॉलंटियर्स? थर्ड एस्टेट के पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दे ऑल आर पैसिव सिटीजन, नॉट एक्टिव सिटीजन। मैंने आपको पहले बताया था कि पैसिव सिटीजन्स कौन थे। पैसिव सिटीजन्स के अंदर वो लोग आते थे जो ना ही तो टैक्स देते थे, और वो वुमेन्स आती थी जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। ये वो थे पैसिव सिटीजन्स जिन्हें नेशनल असेंबली के अंदर वोट देने का अधिकार नहीं था। ये क्या करते थे? मार्चिंग करते थे आर्मी में। ये युद्ध पे जाते थे एज अ आर्मी में वॉलंटियर बनके। अब जो है द मार्सेलिली इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब मार्सेलिली को नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस का कौन सा है? मार्सेलिए। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अब आगे देखिए क्या हुआ स्टोरी में। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स इन फ्रांस। अब बड़े ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1799 गेव पॉलिटिकल राइट्स टू ओनली द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, आर्मी में जो युद्ध में लोग गए थे वो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, वो भी थर्ड एस्टेट के। अब जो 1791 का जो संविधान बना था उसमें जितने भी पॉलिटिकल राइट्स थे वो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दिए गए थे। अगर आप मान लीजिए ना थर्ड एस्टेट के लोगों को भी दिया था, तो थर्ड एस्टेट में भी क्लर्क थे, लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी लोग थे जो रिचर थे, उन्हें पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे क्योंकि वो टैक्स भरते थे। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर दोज who wishes to discuss government policies and plan their own form of action. Women too had been active throughout this period. इस पीरियड के दौरान सिर्फ आदमियों ने ही नहीं अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, आदमियों ने ही नहीं इसके में काम किया, विमेन्स भी आगे आई और उन्होंने भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया। एंड फॉर्म्ड देयर ओन क्लब। उन लोगों ने अपने खुद के क्लब बनाए। The most successful club was that of the Jacobins। और उनमें से सबसे सक्सेसफुल क्लब कौन सा था? जैकोबिन्स था। अब ये जैकोबिन्स क्या थे? अब आपको पता है लुइस जो थे, लुइस 16 का तो पार्ट खत्म क्योंकि वो युद्ध हुआ था प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ, जिसमें लुइस 16 हार गए थे। ठीक है, ये वॉलंटियर्स जीत गए थे। लेकिन जो नेशनल असेंबली के जो रूल बने हुए थे ना, ये अभी भी कुछ पॉलिटिकल क्लब्स को पसंद नहीं थे क्योंकि उसमें दो तरीके के सिटीजन थे, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो थे जो टैक्स भरते थे और जिनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा थी आदमियों की, प्लस एटलीस्ट वो 3 दिन की लेबर वेज के अकॉर्डिंग वो टैक्स भरते थे। लेकिन उनमें जैकोबिन्स जो थे, अब जो जैकोबिन्स थे वो भी नेशनल असेंबली के खिलाफ उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बना लिए थे। अभी जैकोबिन्स कौन थे? जैकोबिन्स आर नन बट पैसिव सिटीजन ऑफ द थर्ड एस्टेट। जो जैकोबिन्स थे वो रिचर सेक्शन नहीं थे थर्ड एस्टेट के, वो पुअर सेक्शन थे और उन्होंने अपना खुद का एक क्लब बनाया था जिसका नाम था जैकोबिन्स।
जैकोबिन्स में वो लोग आते थे, आर्टिसंस आते थे, और कौन कौन आते थे? पॉटरमैन आते थे, छोटी छोटी विमेन्स आती थी। कौन सी विमेन्स? जो लॉन्ड्री का काम करती थी। प्लस वो लोग आते थे जो एज ए वर्कर्स उनके यहाँ पर काम करते थे। क्लियर हुआ? फैक्ट्री वर्कर्स। तो ये सब लोगों ने मिलकर अपने एक क्लब बनाया जिसका नाम था जैकोबिन्स। अब इन लोगों ने फ्रांस में क्या किया, अब हम ये पढ़ेंगे। आई बात समझ में? ये रहा, दिस इज जैकोबिन क्लब। और इस जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी। कौन था इसका जिसने ये बनाया था? कौन था इसका लीडर? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी। अब इसकी शर्तें क्या थी? ये कैसे पहचाने जाते थे कि ये जैकोबिन क्लब के लोग हैं? मेंबर्स जो थे लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मैंने अभी आपको बताया ये लोग थे थर्ड एस्टेट के, लेकिन ये रिचर सेक्शन नहीं थे थर्ड एस्टेट के ये पुअर सेक्शन थे, इंक्लूडिंग शॉपकीपर्स, वर्कर्स एक्सेट्रा। जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सैंसकुलोटीज, मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। इनके आप जूते देखिए, इनके कपड़े देखिए आप लोग, ये इस तरह के कपड़े पहनते थे, स्ट्रिप्स वाले कपड़े। ये जो इनके ट्राउजर है, आप इनके कपड़े देखिए, इनके कपड़े किस तरीके के होते हैं, जिससे अलग से पहचान होती थी कि ये जैकोबिन्स हैं। जैकोबिन मैम वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, जैकोबिन के जो आदमी होते थे वो लॉन्ग स्ट्रिप के ट्राउजर पहनते थे और सर पर लाल रंग की टोपी पहनते थे, जिसका मतलब होता था लिबर्टी मतलब आजादी। ये जैकोबिन्स खुद लड़ गए थे नेशनल असेंबली से, क्योंकि नेशनल असेंबली में थर्ड एस्टेट के जो लोग थे वो थर्ड एस्टेट के लोग थे तो जरूर, लेकिन दे ऑल वर द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो टैक्स पे करते थे। लेकिन ये जैकोबिन क्लब के लोग वो थे जो टैक्स नहीं पे करते थे। इन्होंने अपना क्लब बनाया था जो पैसिव सिटीजन्स के अंदर आते थे। अब देखिए लोग इससे भी परेशान हो गए थे, इस क्लब के लीडर से भी परेशान हो गए थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी से। ऐसा इसने क्या किया कि लोग इससे परेशान हो गए थे? देखिए इसकी क्या क्या पॉलिसीज थी, आगे हम पढ़ते हैं। इन 1792 द जैकोबिन प्लान्ड अ रेबेलियन अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। 1792 में जैकोबियन ने सबसे पहले अपना गुस्सा कहां व्यक्त किया था, कहां दिखाया था कि ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाए थे। नेक्स्ट, दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्यूलिरेरिस, मस्करेड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग एज हॉस्टेज। इन्होंने लुइस 16 के साथ क्या किया था आप देखिएगा। दे स्टॉर्म द पैलेस, इन्होंने तूफान हमला बोल दिया था पैलेस के ऊपर, ट्यूलिरेरिस। मस्करेड द किंग गार्ड्स, किंग के गार्ड्स को मार दिया था, परेशान कर दिया था। एंड हेल्ड द किंग एज हॉस्टेज, और अपने यहाँ पर बंदी बनाकर रख लिया था राजा को। जैकोबिन्स क्लब ने क्या किया था? द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन ऑफ द रॉयल फैमिली। जितने भी रॉयल फैमिली के लोग थे इन्हें क्या कर दिया था? जेलों में, अपनी जेलों में, अपने खुद के अपनी जेलों में इन्हें बंद कर दिया था। इसके कारण क्या हुआ? इससे क्या हुआ? इलेक्शन वर हेल्ड एंड आफ्टर दैट दोबारा स्टेट जनरल ने इलेक्शन कंडक्ट कराए और उसमें क्या कहा गया? मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। इन्होंने संविधान को ही बदल दिया। इन्होंने क्या कहा? कोई भी इंसान में सिर्फ आदमी, नॉट विमेन, वो आदमी जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है और उसके पास कुछ हो या ना हो, वो टैक्स भरता हो या ना हो, उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये उनकी शर्त थी। और उन्होंने न्यू इलेक्टेड असेंबली बनाई और उसका नाम था कन्वेंशन। आई बात समझ में? अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया गया है। उसके लिए इन्होंने क्या किया? हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड के लिए अपने आंदोलन चलाए,
राजा को बंदी बना लिया, लोगों को, बड़ी बड़ी फैमिली के लोगों को जेलों में डाला अपनी। फिर वहां की स्टेट जनरल असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने संविधान को ही बदल दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अब से क्या होगा देश में, 21 साल के हर आदमी को, चाहे उसके पास संपत्ति है या नहीं है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर इंसान को जो फ्रांस का नागरिक है, आदमियों में, उसे वोट देने का अधिकार है। On 21 September 1792 the assembly abolished the monarchy। और जैकोबिन्स ने क्या करा, मोनार्ची सिस्टम को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया। अब हमारे देश में राजा का शासन नहीं चलेगा। एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। लुइस 16 वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। फांसी की सजा सुनाई गई लुइस 16 को। एंड पब्लिकली एग्जीक्यूटेड, बीच चौराहे में पब्लिकली में उसे मारा गया, लटकाया गया फांसी पर। और वो कौन सा दिन था, 21 जनवरी 1793। आई बात समझ में। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द रीजन ऑफ टेरर। मैंने आपको बताया था ना, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसने था जैकोबिन क्लब को बनाने वाला। जैकोबिन क्लब के कारण 21 साल का आदमी, और उसके पास मनी हो या ना हो, उसे वोट देने का अधिकार ही किसके कारण हुआ था, जैकोबिन क्लब के कारण। और जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। लेकिन एक टाइम ऐसा आया फ्रांस में 1793 और 1904 के टाइम पर, मैं आपको बता दूं, इस समय लोगों में डर पैदा हो गया। किसके कारण, जैकोबिन क्लब के लीडर के कारण डर पैदा हो गया। वही तो था जिसने लोगों के हक की बात करी, और आज जनता उसी से डर रही है। उसके खुद के बनाए हुए क्लब के लोग उससे डरने लगे थे। ऐसा क्या किया रॉबेस्पियर ने? रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जब भी वो कोई काम करता था ना रॉबेस्पियर, अगर कोई उसकी बातों को नहीं मानता था तो वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से पनिश करता था। अब क्या करता था वो पनिशमेंट में, देखिए, ऑल दोज ही कंसीडर्ड हिज एनिमीज इंक्लूडिंग हिज क्लब मेंबर्स and anyone who did not agree to this method was arrested and imprisoned। अगर कोई भी नागरिक, चाहे वो उसके क्लब का हो, चाहे वो कोई और हो, नोबल हो, क्लर्जी हो, फर्स्ट एस्टेट हो, सेकंड एस्टेट हो, थर्ड एस्टेट हो, अगर कोई उसकी बातों को नहीं मानते था तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता था और उसे जेल में भेज दिया जाता था। इफ कोर्ट फाउंड them guilty they were guillotined। अब गुलिटेंड पता है क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो दो पोल्स के बीच में एक तार लगा होता है, ब्लेड, उसके बीच में उस इंसान की गर्दन को रखा जाता था, और अगर उसे गिल्टी पाया जाता था तो उसको दबा दिया जाता था और उसकी सीधा गर्दन कट जाती थी। ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की सजा होती थी, जो एकदम गलत बिहेवियर था किसी इंसान को मारने का। इसलिए उसके खुद के जैकोबिन क्लब के मेंबर उसके खिलाफ हो गए थे। He made laws to seal wages and prices। उसने क्या कह दिया था, उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया था कि उसने तनख्वाह को बांध दिया था। मतलब इसी तनख्वाह पर आपको काम करना है तो आप करिए, आपको यही तनख्वाह दी जाएगी और किसी भी चीज के प्राइस नहीं बदले जाएंगे। जो चीज हमने आपको बता दी उसी प्राइस पर आपको ये चीज खरीदनी पड़ेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं खरीदेंगे, अगर है तो खरीदिए। और इससे कोई मतलब नहीं होता था वेदर यू बिलोंग टू फर्स्ट स्टेट, वेदर यू बिलोंग टू सेकंड स्टेट, वेदर यू बिलोंग टू थर्ड स्टेट, प्राइसेस विल बी सेम फॉर ऑल स्टेट। Meat and bread were rationed. Peasants were forced to sell grains at price fixed by the government। जो गवर्नमेंट ने पीजेंट्स को कह दिया कि आपको इसी दाम पर अपनी चीजों को बेचना है तो वो आपको उसी दाम पर बेचने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग
अपने जगह पर उसे नहीं बेच सकते और ना ही आप उसे अपने अकॉर्डिंग अपने प्राइस पर उसे बेच सकते हो। ये वहां का रूल बना दिया गया था। द यूज ऑफ एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। आप चाहे नोबल हो, चाहे आप क्लर्जी हो, चाहे आप थर्ड एस्टेट के लोग हो, आपको एक्सपेंसिव आटा गेहूं का इस्तेमाल मना था। आपको इक्वालिटी ब्रेड खानी है वहां पर। जो नोबल ब्रेड खाएगा, जो क्लर्जी ब्रेड खाएगा, वही थर्ड एस्टेट के लोग खाएंगे। पीपल हैड टू एड्रेस ईच अदर। वहां पर अब किसी को सर या मैडम नहीं कहा जाएगा, सिटोयन एंड सिटोयनी कहा जाएगा। आई बात समझ में? देखा आपने मैक्सिमिलियन रोसरी ने क्या क्या बदलाव किए। चर्चेस वर शट डाउन। वहां के चर्चेस को पूरी तरह बंद कर दिया गया और उन्हें क्या बना दिया गया? बैरिक बना दिए गए। He was so strict in his policy that even his follower demanded change. वो इतना स्ट्रिक्ट था जैकोबिन क्लब का लीडर कि उसके खुद फॉलोअर्स अब कहने लगे थे कि हमें परिवर्तन चाहिए। हम मैक्सिमिलियन रॉसबरी से परेशान हो चुके हैं, उनकी पनिशमेंट हमें पसंद नहीं है, उनके रूल्स रेगुलेशन हमें अब पसंद नहीं है, इनमें बदलाव आने की अब जरूरत है। फिर उन लोगों ने क्या कहा, क्या हुआ मैक्सिमिलियन रॉबरिस के तहत? फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन 1794। कॉन्स्टिट्यूशन में उसके खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया 1794 में। उसे अरेस्ट किया गया और उसे जो उसने सजा बनाई थी लोगों के लिए, उसे सेम उसी सजा के अकॉर्डिंग गुलेटिंड किया गया। अब आपको पता चला गुलेटिंड क्या होता है? 2 ब्लेड होते हैं, 2 पोल्स बना दिए जाते हैं, उन पोल्स के बीच में एक ब्लेड लगा दिया जाता है और अगर कोई भी इंसान गिल्टी पाया जाता है तो उन 2 पोल्स के बीच में उसकी नेक को रखा जाता है और जस्ट उस ब्लेड से उसे काट दिया जाता है। वो उसकी सजा होती थी मैक्सिमिलियन रॉबरिस की। और एंड में खुद कोर्ट ने उसे सेम वो ही सजा सुनाई कि तुम जैसा लोगों के साथ करते हो, आज हम तुम्हारे को भी गुलेटिंड करेंगे। आई बात समझ में? तो आपने लुई 16 का भी हाल देख लिया, उसने प्रजा को कितना दुखी किया, तो उसका क्या हाल किया। और खुद लुई 16 को मारने वाले कौन थे? जैकोबिन क्लब के लोग थे। उनके कारण संविधान में बहुत बड़ा बदलाव लाया गया, लेकिन बाद में जैकोबिन क्लब के लीडर ने खुद इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बना दी कि उसके खुद के मेंबर लोगों ने उसके खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि हमें अपने लाजा के, अपने लीडर के रूल्स रेगुलेशन पसंद नहीं है, आप इनके लिए सजा सुनाई जाए। तो फिर उन्हें 1794 में अरेस्ट किया गया और सेम जो वो लोगों को पनिश करते थे वैसा ही गुलेटिन उनके साथ किया गया। आई बात समझ में? अब इसके बाद फ्रांस में क्या हुआ आप देखते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, अब जैकोबिन गवर्नमेंट का अंत हो गया है। अब दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए गए। पहले तो एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन थे, फिर उसको बदल के जैकोबिन क्लब आया, उसने भी संविधान में कुछ चेंजेस लाए। अब दोबारा जैकोबिन क्लब का अंत हो गया। अब जो थे वेल्दियर मिडिल क्लास टुक ओवर द पावर। जो थर्ड एस्टेट के थोड़े अमीर लोग थे उनके पास अब पावर आ गई। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस, दोबारा नया संविधान बनाया गया। डिनाइंग वोटिंग राइट टू दोज हु डिड नॉट हैव ओन प्रॉपर्टी। अब इसने क्या करा, इन लोगों ने क्या किया, जिनके पास फ्रांस में अपनी प्रॉपर्टी नहीं है उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। जैकोबिन क्लब ने क्या कहा था, अब ध्यान दीजिए, जैकोबिन क्लब ने उस आदमी की उम्र 21 साल होनी चाहिए या 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे उसके पास खुद की प्रॉपर्टी है या नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार है। लेकिन अब जैकोबिन क्लब तो खत्म हो गया है। अब थर्ड एस्टेट के वेल्दियर मिडिल क्लास लोगों के हाथ में ये पावर आ गई। उन्होंने संविधान को दोबारा बदल दिया। अब उन्होंने क्या किया, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी उसी को वोट देने का अधिकार होगा।
लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, अभी तक वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिया गया है फ्रांस में। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इन्होंने क्या कहा, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी। द लेजिस्लेटिव काउंसिल देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी। फिर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एक डायरेक्टरी की अपॉइंटमेंट करेगी, और उस डायरेक्टरी के अंदर कितने मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के? 5 मेंबर्स होंगे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट प्रोवाइडेड अ सेफगार्ड अगेंस्ट एनी वन मैन डोमिनेटिंग पावर। और ये हर इंसान की, अभी भी इन लोगों के वो ही रूल है कि फ्रीडम टू इक्वालिटी होना चाहिए, राइट टू लाइफ होना चाहिए, जीने का अधिकार होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, अपनी बात रखने की हमें छूट होनी चाहिए। तो इन सब का ध्यान रखा गया। द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैशेस विद द काउंसिल। लेकिन जो डायरेक्टर थे ना, मतलब डायरेक्टर कौन, जो 5 मेंबर्स की संस्था थी, उनके हमेशा इन लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ क्लैशेस होते रहते थे। इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, जिससे एक मिलिट्री डिक्टेटर की स्थापना हुई। इसे मैं आपको आगे बताऊंगी चैप्टर में। हु वॉज नेपोलियन बोनापार्ट, कौन था नेपोलियन बोनापार्ट। इससे पहले हम एक विमेन के ऊपर पढ़ेंगे और क्या कारण हुआ कि क्यों 2 लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डायरेक्टरी के बीच में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती थी, क्यों वो आपस में मिलकर नहीं चलते थे। इस वजह से दोबारा फ्रांस में मिलिट्री डिक्टेटर आया और उसको चलाने वाला लीडर कौन था, नेपोलियन था। उससे पहले हम विमेन्स का रोल पढ़ेंगे कि फ्रांस रेवोल्यूशन में विमेन्स का क्या योगदान रहा। तो आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विमेन्स वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, शुरुआत से विमेन्स ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है हर इवेंट में, विच ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी, जिनके कारण फ्रेंच सोसाइटी में बहुत बदलाव लाए गए। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। मैंने आपको बताया था थर्ड एस्टेट में विमेन्स भी आती थी, जो क्या करती थी, अपनी जिंदगी चलाने के लिए छोटे मोटे काम करती थी। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। उनकी जो तनख्वाह थी वो आदमियों से भी बहुत कम थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, women started their own political club and newspaper। अपने लिए भी उन्होंने जंग छेड़ी थी। आपको पता है विमेन्स को टिल 1770s तक वोटिंग राइट का अधिकार नहीं था। जैकोबिन क्लब आने पर भी विमेन्स को वोट का अधिकार नहीं था। जैकोबिन क्लब के जाने के बाद भी विमेन को वोटिंग राइट का अधिकार नहीं था। लुई 16 के टाइम पर भी विमेन्स को वोटिंग का राइट नहीं था। तो उन्होंने अपने खुद पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, अपनी बातों को न्यूज़पेपर में छपवाया। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज दैट वुमेन मस्ट एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। इनकी क्या डिमांड थी, हमें भी जो आदमियों को पॉलिटिकल राइट है वही राइट हम औरतों को भी दिए जाने चाहिए। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, उन्हें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। टू बी इलेक्टेड इन द असेंबली, इनको भी असेंबली में इलेक्ट होने का अधिकार होना चाहिए। एंड टू होल्ड पॉलिटिकल पोजीशन, और इनके पास भी पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए। आप ये पिक्चर से ही देख रहे हैं कि कैसे ये अपनी रैली निकालती थी, कैसे अपने हक के लिए विमेन्स ने लड़ाई करी है। अब आगे देखिए क्या हुआ। लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इम्प्रूव लाइव्स ऑफ विमेन। संविधान में लिखा गया, गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए संविधान बनाया और उनमें इन औरतों के जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत से लॉ लाए गए। पहला लॉ क्या था, द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल मेड स्कूलिंग कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। चाहे आप फर्स्ट स्टेट की गर्ल हो, चाहे आप सेकंड स्टेट की गर्ल हो, इवन चाहे आप थर्ड स्टेट की गर्ल हो,
हर लड़की को स्कूल जाना कंपलसरी होगा। फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज। कोई भी पिता अपनी बेटी को फोर्स नहीं करेगा शादी करने के लिए। मैरिज वॉज मेड इन कॉन्ट्रैक्ट, एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्ट्री अंडर सिविल लॉ। मैरिज प्रॉपर लीगली तरीके से होगी, इलीगल तरीके से आपकी मैरिज नहीं होगी। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल which could be applied for both by man and women। अगर कोई औरत अपनी मर्जी से डाइवोर्स लेना चाहेगी तो वो भी लाया जाएगा या उसे डाइवोर्स लीगली बिहाफ पर दिया जाएगा, उसे कोई रोक टोक नहीं होगी। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स। वुमेन अपनी मर्जी से नौकरियां करने का अधिकार पाएंगी और हो सकता है वो छोटा बिजनेस भी कर सके। ये लॉ में लग दिया गया और संविधान में लिखा गया। However, their struggle for equal political rights continued। इसके बाद भी ये अपने स्ट्रगल के लिए लड़ती गई क्योंकि अभी तक इन्हें असेंबली में वोट का अधिकार नहीं था। आप देख रहे हैं क्या क्या किया गया वुमेन ने और अपने लिए संविधान में क्या क्या लिखवाया इन्होंने। तो सोचिए आप, इन्होंने कितना स्ट्रगल फेस किया होगा फ्रांस की वुमेन ने, जब जाके उन्हें इतने अधिकार मिले। और अभी भी उन्हें राइट टू वोट देने का अधिकार नहीं था। आगे देखिए क्या हुआ। Olympe de Gouges was one of the most important and political active women in revolutionary France। विमेन की तरफ से जो बहुत फेमस लेडी थी जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेंट किया रेवोल्यूशनरी फ्रांस में, अकॉर्डिंग टू वुमेन दैट वुमेन फेसेस ओलंपी डी गोग्स। इन 1791 शी राइट अ बुक डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। इन्होंने अपनी किताब में विमेन्स के राइट के बारे में भी लिखा। अभी तक तो हम सिर्फ मैन के राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो दैट्स वाई विमेन राइट्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हाट वाज द रोल ऑफ द विमेन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि विमेन्स ऑल्सो वर्क एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लियर है? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। और इससे आगे का चैप्टर अब थोड़ा सा ही बचा है, इसके पार्ट 4 में आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे जैकोबिन्स के बाद थर्ड स्टेट के वेल्दियर पीपल ने एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए। उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बदला और उन्होंने 2 इलेक्टिव असेंबली बनाई और उसमें एक डायरेक्टरी बनाई जिसके 5 मेंबर होते थे। फिर उसमें नेपोलियन का क्या रोल था, क्यों वो एक मिलिट्री डिक्टेटर था, फिर फ्रांस में क्या हुआ, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़िएगा। और आपको अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज ज़रूर लिखिएगा। मैं हर क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करूँगी। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।